हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैन अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोग के सामने लेके आऊँगी 9 मंथ की स्ट्रेटजी की कैसे आपको 9 मंथ में सिलेबस भी कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट भी देना है, प्रैक्टिस भी करना है और अपने टेस्ट में जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारना कैसे है। ठीक है, अभी तो ये जुलाई का मंथ चल रहा है, लास्ट चल रहा है क्योंकि अब जुलाई खत्म हो चुका है, आप इसको भूल जाइए। अगस्त से लेकर आपके पास अप्रैल तक का टाइम जो है 9 मंथ का है। आप इस 9 मंथ में बहुत लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा, फिर रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो वो किस तरीके से करेंगे, क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी रहने वाली जिससे हम चैप्टर को भी कंप्लीट करें, क्वेश्चन भी लगा सकें, मॉक टेस्ट भी दे सके, जो भी गलतियाँ उनको भी इम्प्रूव कर सके और हमेशा उसको रिवीजन भी कर सके। क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट भी साथ साथ में देना है, आपको अपनी गलतियों को भी सुधारना है और एट द एंड आपको जितनी बार आपने रिवीजन किया है वही आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाने वाला है। तो मैं आपके सामने लेके आई हूँ नीट चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की। हमें पता है कि बॉटनी से कितना परसेंट है, बायोलॉजी में 50% है, तो बॉटनी से 25%, जूलॉजी से 25%, केमिस्ट्री और फिजिक्स से 20-25% है। तो हर चैप्टर का क्या वेटेज है, कोई ऐसा चैप्टर है जिससे 1 क्वेश्चन आ रहे, जिससे 2 क्वेश्चन आ रहे, 3 क्वेश्चन आ रहे, तो हर चैप्टर का मैं आपके सामने वेटेज शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आपको पता रहना चाहिए कि उस चैप्टर से नीट में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, उसका क्या वेटेज है, तो मैं वही शेयर करने आई हूँ। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी से इस स्ट्रेटजी को अपनाइए ताकि लास्ट तक आप जो हाई वेटेज चैप्टर है, जो हाई वेटेज टॉपिक है, उसको भी कवर कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नीट चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कि बायोलॉजी का हम जानते हैं नीट के पेपर में 180 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, 45 बॉटनी, 45 जूलॉजी, जिसमें से 45 होते हैं केमिस्ट्री और 45 होंगे फिजिक्स के। तो हम लोग पहले बॉटनी देखने जा रहे हैं जो कि 25% है बायोलॉजी में। यहाँ पे दिया गया है कि लिविंग वर्ड पहला चैप्टर है जिससे 1 क्वेश्चन नहीं तो नहीं आते हैं, बहुत जम के भी नहीं पढ़ना है, बस हाँ जो मेन चीज़ें हैं, टेक्सोनॉमी कैटेगरी, ये सब अच्छे से पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो कभी कभी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम आपको 5 या 4 देखने को मिलेंगे, लेकिन मिनिमम जो है 1, 2, 3 कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इसमें आप मिनिमम मान लीजिए 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 3 to 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। न्यू फैमिलीज भी ऐड हैं, तो क्या पता इस बार नई फैमिली से भी क्वेश्चन 1 पूछ ही दिया जाए। तो याद रखिएगा कि इनमें 3 से अगर 4 का वेटेज है तो 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म ही आएंगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को छोटा कर दिया गया है काट के, तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ईजिली आ सकते हैं क्योंकि ये दोनों चैप्टर का बहुत वेटेज है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये सबसे अच्छा चैप्टर है जिससे 4 क्वेश्चन ईजिली आ सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़िए, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको सोचना नहीं है, कुछ बाहर से कोई चीज़ नहीं आती है। फिर सेल साइकिल सेल डिवीजन, जितना छोटा चैप्टर उतना ज़्यादा वेटेज कवर करता है, आराम से 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इससे आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम 5 आ सकता है, लेकिन उससे कम 3 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। रिस्पायरेशन इन प्लांट देखेंगे 3 to 4 क्वेश्चन नॉर्मल है, ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत लर्निंग ऑफ द पॉइंट के व्यू से, कैसे क्या एटीपी बन रहा है, कितना क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर देखते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें जो हार्मोन वाला जो पार्ट है उससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब सब मिला के 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे 5 to 6 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सबसे ज़्यादा वेटेज खाने वाला चैप्टर है, हमें सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से ही आते हैं क्वेश्चन, 6 to 7 हो सकते हैं, यहाँ तक कि 9 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं। तो इसको तो एकदम मत छोड़िएगा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्लास 12 पढ़ना है, तो पहले आप जेनेटिक्स ही स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मली आएंगे वो। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 2 तो आ ही सकते हैं। इकोसिस्टम की बात करते हैं 2 to 3, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 2 से 3, मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 पक्का रहेंगे। ये हो गया बॉटनी का। अब देखते हैं जूलॉजी में एनिमल किंगडम, सबसे ज़्यादा वेटेज करने वाले 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल्स को एकदम रट डालिए, देख डालिए, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है सब कुछ देख डालिए, कुछ मत छोड़िए। चैप्टर एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ बाहर से एकदम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको हर एक लाइन को समझते हुए चलना है और हर एग्जाम्पल को आपको पता रहना चाहिए किस फाइलम से, किस क्लास से, किससे बिलोंग कर रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सारी चीज़ें। मैं इसी यूट्यूब चैनल पर एनिमल किंगडम ही पढ़ा रही हूँ और फिर इसके बाद चैप्टर खत्म हो चुका है विद समरी, फिर हम लोग इसके बाद
क्या करेंगे, PYQ करेंगे। तो आप मेरे साथ इसी चैनल पे पूरा बायोलॉजी क्लास 11 12 का पढ़ सकते हैं। मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, एक यूनिट खत्म होने वाला, फिर हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल की बात करते हैं तो 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे। जो टिश्यू वाला पार्ट नई एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में है, उसको जरूर करके चाहिएगा क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आएंगे ही। फ्रॉग से 1 क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉकरोच से 1 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे ही 3 क्वेश्चन हो गया। मन कहा तो एग्जामिनर कॉकरोच को बहुत ज़्यादा पसंद करता है तो उससे 2 क्वेश्चन कर देगा। 3 से 4 क्वेश्चन ये चैप्टर का वेटेज है। बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी बॉक्सेस में दिए गए हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं उसको जरूर पढ़ के चाहिएगा। तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 5 तक भी हो सकते हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं 2 to 3 क्वेश्चन आ सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम हो तो 4, लेकिन मिनिमम मानिए 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं या 4। यहाँ पे डिसऑर्डर जितने भी दिए गए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के, उसको जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि वहां से क्वेश्चन पक्का आते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे PCT DCT जो भी उनका काम दिया गया है उसको देखिएगा, किस तरीके से यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है, क्या डिसऑर्डर्स दिए गए हैं चैप्टर के एंड में, उसको जरूर पढ़िए। यहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं ईजिली। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो ये चैप्टर छोटा हो चुका है क्योंकि आगे के पार्ट जो ईयर थे, आई थे, सेंसरी ऑर्गन क्या, उनको डिलीट कर दिया गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3 क्वेश्चन या फिर 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, बट इतना मान के चलिए कि इससे कम ही आ सकते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, ये हार्मोन्स वाला चैप्टर है, यहाँ से आराम से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। सारे हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में, क्या उनका रोल है, क्या कौन सी बीमारी हो रही है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे तो कहीं पे भी आपको डिसऑर्डर देखने को मिला, कोई बीमारी देखने को मिल रही है तो उसको मत छोड़िए, क्योंकि वहाँ से क्या हो सकता है कि मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बीमारी उठा दिया गया एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से, केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया, ऐसे उठा के कहीं से भी स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर क्योंकि इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आईओडीज वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लास्ट में आर्ट दिया गया है, ठीक है, इनफर्टिलिटी को कैसे सही किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। फिर देखेंगे एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आप मिनिमम 2 मानिए, नहीं तो 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें। यहाँ पे हम बोल सकते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से आपको क्वेश्चन या फिर इक्विलिब्रियम वाला स्टेट आपको निकालने के लिए क्वेश्चन भी आ सकता है वहाँ से। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जो भी बीमारियाँ दी गई हैं, एड्स, कैंसर नाम की बीमारी दी गई है, उसके बारे में एड्स या कैंसर में से हर साल कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चन हो गए। ड्रग्स वाला भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिसेप्टर है, क्या काम है, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी अच्छे से, ताकि आप 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली इस चैप्टर से कर लें। आगे देखते हैं सबसे छोटा यूनिट जो है क्लास 12 का, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। आराम से इससे 4 to 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो इसका दूसरा एप्लीकेशन है, जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म आएंगे। तो इन दोनों ही चैप्टर को मिला के हम बोल सकते हैं 5 to 6 क्वेश्चन ईजिली बन सकते हैं। दोनों चैप्टर, अगर छोटा सा यूनिट है, अगर आप दोनों चैप्टर बहुत अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ चुके हैं तो कम से कम आप 5 to 6 क्वेश्चन पक्का नीट में आएंगे, आप इसको कर लेंगे इसलिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड और इससे कुछ भी बाहर पूछता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कि आपको क्या ऐसी बातें दिमाग में रखनी है जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जब भी आप फिजिक्स या केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी पढ़ रहे हैं। आपको कभी लगता होगा कि मैं अगर इतना पढ़ रहा हूँ क्या ये सफिशिएंट है या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मन में डाउट होता है कि मुझे क्या, कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए जिससे मेरा स्कोर अच्छा है, जिससे मेरा रैंक अच्छा है, नीट में सिलेक्शन हो जाए, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। उसके लिए क्या रहना चाहिए आपके दिमाग में कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो भी टीचर लिखा रहा है आप उसके नोट्स पढ़िए। ठीक है, और हाँ, कोशिश करिए कि उसकी नोट्स के बाद एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि टीचर ने सारी बातें एनसीईआरटी की लिख दी, समझा दिया, सब कुछ सही है, आपको आ रहा है, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि इस समय जो पैटर्न है वो कैसा हो चुका है, एसेशन रीजन आ रहा है, आपको बताना पड़ेगा स्टेटमेंट कौन सा सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अब फ्रेम होने लगे। अब 1 वर्ड वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है कोई तरीके से, अब वो ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन आ गए, 5 क्वेश्चन आ गए, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते। आपको हर एनसीईआरटी की लाइन आनी चाहिए, उसका क्या मतलब है, उसका क्या रिलेशन है, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एनसीईआरटी को डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी आपने क्लास कर लिया, आपने अपना रिविजन किया, नोट्स का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना वो भी मैं बताऊँगी।
लेकिन उसके बाद भी आपको एनसीईआरटी टच करना है, मीन्स पढ़ना है, देखना है कि सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में सर ने पढ़ाया वो है, और फिर आपको स्टेटमेंट पूरा पढ़ना है कि क्या रिलेशन है, क्या लिखा गया है, क्या मतलब है एनसीईआरटी का, उसको ज़रूर पढ़ना है। तो पहला रहेगा एनसीईआरटी रेलिवेंट, मतलब कि आपको कोई दूसरी किताब नहीं पढ़नी है बाहर से। अगर आपने किसी कोचिंग में ज्वाइन किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, उनका जो भी नोट्स है आप उसको पढ़िए हर एक चीज़ को। उसके बाद एनसीईआरटी को ज़रूर देखिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में कौन, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। अगर बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, एनसीईआरटी है थ्योरेटिकली आपको एनसीईआरटी ही करना, बट आपको क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करने होंगे एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए आपको मॉड्यूल या फिर कोई किताब लेना ही पड़ेगा। रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको उसके लिए भी बुक अलग से लेनी पड़ेगी, या फिर मॉड्यूल या फिर जो भी उनके नोट्स में डीपीपी वगैरह जो भी आपको मिल रहा है आप उसको करिए। लेकिन हाँ, लास्ट में आपको फिजिक्स के बाद एनसीईआरटी पढ़ के जाना है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि स्टेटमेंट वाइज है, सेशन रीजन है। आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है तो आपको ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में कौन होंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर हो गया, एटम हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, सेमीकंडक्टर हो गए। ये सारी की एनसीईआरटी जो है, ये सारे चैप्टर की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से हर एक लाइन समझते हुए, हर एक चीज़ देखते हुए पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। फिर देखते हैं टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये भी देखिए कि आप एनालिसिस करिए कि किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरा चैप्टर पढ़ लिए, कंप्लीटली आपको आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लैग करेंगे कि जहाँ से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वही आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो मतलब आपका पढ़ना बेकार है। तो आप उस भी चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके आसपास जो भी टॉपिक दिए गए उससे रिलेटेड उसको भी पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपने जो क्वेश्चन देखा बस वही लाइन वही टॉपिक पढ़े, नहीं, ऐसा नहीं करना। उसके आसपास भी जो भी एरिया में क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसको कंप्लीट करिए। अब हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं है कि सब वन वर्ड वाला कर रहे हैं, नहीं, स्टेटमेंट वाइज करिए। ऐसा उठाइए क्वेश्चन पेपर जिसमें एसेशन रीजन हो, मैच द फॉलोइंग हो, ठीक है। इसके अलावा ट्रू और फॉल्स हो, मतलब इनकरेक्ट, डायरेक्ट, इनकरेक्ट, ये सब पूछा गया हो, या फिर स्टेटमेंट पूछा गया हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, में डिफरेंट पैटर्न के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन देखना कि जो क्वेश्चन है क्या एनसीईआरटी से रिलेटेड है या एनसीईआरटी बेस्ड है, कि एक्स्ट्रा मतलब अपने सब बाहर से पढ़ रखा है, मतलब कि कहीं डिफरेंट मॉड्यूल से आ रहे हैं, मतलब कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं जो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप जो भी कभी भी क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन का पहले टाइप देखना है कि आप एक ही टाइप के क्वेश्चन तो नहीं लगा रहे हैं, आपको हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साथ में ये भी देखना है कि जो क्वेश्चन है उसकी जो क्वालिटी है क्या एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि देखिए नीट के एग्जाम में कितना पेपर टफ बन जाए, एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं पूछता एग्जामिनर। कॉन्सेप्ट हो सकता है आप अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, हर चीज़ को नहीं समझे हैं, लगता है कि बाहर से ही सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, लेकिन 95% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो आपको एनसीईआरटी को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है। इसके बाद आपकी कोई बुक, अगर आपके पास टाइम है तो कोई बुक लीजिए, उससे पढ़िए, या फिर मॉड्यूल से करिए, जो भी जहाँ जितना भी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं आप कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए एनसीईआरटी। तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगानी है कि आपने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, उस पर क्वेश्चन लगाइए। एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम क्या पूछ रहा है आपसे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसको देखिए। एग्जामिनर कभी भी आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेगा क्वेश्चन। आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा, उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, और कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट से ही पूछा जाएगा। क्या पता वो डिफरेंट टॉपिक से उठा के एक क्वेश्चन बना दें, ठीक है। या फिर अगर आपने बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी की ही लाइन है लेकिन आपने ध्यान से नहीं देखा, इग्नोर कर दिया कि ये कहाँ है, कहाँ से आ सकता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो एग्जामिनर की डिमांड क्या है, एनसीईआरटी को प्रेफरेंस देना। इसके बाद आप एनसीईआरटी कंप्लीट अगर कर लेते तभी आप कहीं शिफ्ट और होइए। पीवाईक्यू लगाना है, जितना भी क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं नीट में, चाहे 2000 के हैं हो या 2000 से पहले के क्वेश्चन हो, सब लगा डालिए, क्योंकि कुछ मत छोड़िए। अगर एक्स्ट्रा भी है तो कोई बात नहीं है, आप उसको एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई, बाहर दी गई हैं, टीचर यही पढ़ाते हैं। जो चीज़ें पीवाईक्यू में आ चुके हैं वो हमारे लिए एक्स्ट्रा हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, तो उसको ज़रूर करिए। एग्जाम्पलर करिए, पीवाईक्यू करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अगर आप इतना सब कुछ कर चुके हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर चुके हैं, पीवाईक्यू लगा चुके हैं, एग्जामिनर की जो डिमांड है, मान लीजिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा चुके हैं, आप एग्जाम्पलर लगा चुके हैं, इसके बाद आप फिर मॉडल लगाइए। मॉडल में इतने सारे क्वेश्चन है, आप
कोई भी मॉडल उठाएंगे तो कम से कम एक चैप्टर का आपको 200 से 250 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों को करने के बाद फिर कोई किताब खरीदें। इससे अच्छा मॉडल, या फिर अगर आप मॉडल नहीं ले रहे हैं तो आप कोई किताब ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको कंप्लीट करिए। फिर आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन में आपकी डिफ़िकल्टी है, कौन सा क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है, उसके बारे में देखना। उसको भी एक अपना नोट बनाइए कि आपको इस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज है, आपने पूरी टॉपिक अच्छे से पढ़ी है, बट आपको क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग रहा है या टफ लग रहा है क्वेश्चन, तो आप उसको देखिए क्या क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं थोड़े समय में, या फिर क्या ऐसा हो रहा है कि आपको फॉर्मूले आ रहे हैं बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अप्लाई होगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए और उस क्वेश्चन को 2-3 बार खुद से लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं तो अगर सिलेबस आपका जनवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ख़त्म हो जाता है तो बहुत अच्छा है। दिसंबर तक मैं इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल आ जाते हैं बीच में, ठंड आ जाती है, तो इंसान थोड़ा सा अपना टाइम इधर उधर कर सकता है। बट हाँ, कोशिश करिए कि जनवरी में ख़त्म कर दें। अगर जनवरी तक नहीं ख़त्म हो पाया तो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट वीक या मिड फरवरी तक ख़त्म कर दीजिए। इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा अगर आप सिलेबस को देंगे तो फिर आपको रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा समय कम मिलेगा। और अगर रिवीजन नहीं हुआ, प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो आप कितनी बार भी सिलेबस पढ़ लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिजिक्स में। फिजिक्स का सबको डर रहता है। फिजिक्स में हर चैप्टर को आप इक्वल वेटेज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये ज़रूरी है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि अगर आपने यूनिट एंड मेजरमेंट को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन केवल वही पढ़ने में लगा दिया, अपने से पढ़ रहे हैं, तो फिर आगे के भी जो चैप्टर्स हैं जिनमें हाई वेटेज है, रोटेशन मोशन हो गया, ये सारी जो चैप्टर्स जो हाई वेटेज वाले हैं आप उनको कहीं ना कहीं कम टाइम देंगे। टाइम बहुत लिमिटेड है, सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको कोई एक ही चैप्टर या एक ही सब्जेक्ट लेके नहीं बैठना है। आपके पास 4 यहाँ पे सब्जेक्ट है, बॉटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपको हर एक चीज़ मैनेज करके चलना है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड है इस चैप्टर का, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बन रहे हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। मोशन इन प्लेन, ये भी 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। और बात करते हैं एनएलएम की, लॉ ऑफ मोशन से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको पुली वाला क्वेश्चन आना चाहिए, फ्रिक्शन से आना चाहिए क्वेश्चन, वहाँ से बन रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी में देखते हैं तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब कि आपको आना चाहिए किस तरीके से वर्क डन निकालना है, कैसे एनर्जी फाइंड करना है। यहाँ पे यूनिट का बहुत ख्याल रखिएगा कि एनर्जी है, जूल में पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, आप उसको देखिए। पावर कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में 2 चीज़ें आती हैं, सेंटर ऑफ मास हो गया, उससे क्वेश्चन आएगा। और फिर हम लोग देखते हैं रोटेशनल मोशन एक्सिस में हो रहा है कि परपेंडिकुलर हो रहा है, किस तरीके से पैरेलल एक्सिस में हो रहा है या परपेंडिकुलर एक्सिस में हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो भी वहाँ पे बॉडीज़ दी गई हैं, हॉलो बॉडी हो गई, सिलिंड्रिकल बॉडी हो गई, उनका सब कुछ आपको डाटा याद रख करके रखना है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होती हैं। ग्रेविटेशन की बात करें, चैप्टर जितना ज़्यादा छोटा है उतना ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लिया तो आपको क्लास 12 का जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट आप इजीली कर सकते हैं, बस कंपेयर करके, ठीक है। कुछ चीज़ें डिफरेंस भी है बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें सिमिलर है। अगर ग्रेविटेशन की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। क्या फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे पोटेंशियल पूछा जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखना है, कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है, ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के करना है क्योंकि यहीं से थोड़ी थोड़ी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका आंसर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, चैप्टर जितना बड़ा है उतना ही ज़्यादा कम स्कोरिंग है, मतलब 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। आप स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ लीजिए, कुछ भी यहाँ पे पढ़ डालिए, स्ट्रोक वेलोसिटी सब कुछ यहाँ पे पढ़ डालिए, लेकिन यहाँ पे आपको बर्नौली थ्योरम या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जो बहुत ईजी रहेगा। और हम इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने के चक्कर में हर छोटी छोटी चीज़ भूल जाते हैं। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि किस पे बेस्ड है, ठीक है। अगर बर्नौली थ्योरम है तो किस पे बेस्ड है, क्या उनका प्रिंसिपल है, सारी चीज़ें उसको अच्छे से पढ़िए। तो आपके पास इसका वेटेज है 1 से 2 या 3 क्वेश्चन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बात करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन होता है। कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, क्या है, नॉर्मली पूछ सकता है यहाँ पे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। थर्मोडायनेमिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल होता है, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। यूनिट का इसमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि एनर्जी किस में निकाल रहे हैं, वर्क डन किस में निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर बहुत अच्छा है, यहाँ पे थ्योरेटिकल है और चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगी, तो 2 क्वेश्चन ईजिली आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ऑसिलेशन
की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन, नहीं तो 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे आप मान के चलिए 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं। वेब से भी आप चैप्टर बड़ा है, हर एक चीज़ समझना रहता है यहाँ पे, तब भी यहाँ पे 1 से 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टाइम कंज्यूम कर जाता है ये सारे चैप्टर, लेकिन वेटेज कम है। फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, क्लास 12 का अच्छा चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। कूलम्स फोर्स किस तरह से निकालना है, कैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा तो आप इजीली कंपेयर करके निकाल सकते हैं, बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस से हर बार एक सवाल आता ही आता है, आपको फाइंड करना रहेगा कि कैपेसिटेंस कैसे निकालें, पैरेलल में क्या है, सीरीज में क्या है, आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आजकल बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, इसका वेटेज ज़्यादा बढ़ गया है। 4 से 5 क्वेश्चन बहुत इजीली आ रहे हैं। अगर आप ये दोनों चैप्टर जितने पढ़ रहे हैं उसको अकेले आपको इसको इतना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों चैप्टर का जितना मिला के वेटेज होगा उसका अकेले वेटेज किसका होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा। फिर देखते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, लेकिन 2 से 3 ही आएंगे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में देखते हैं कि इसमें 1 से 2 ही क्वेश्चन आएंगे। डायमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, ठीक है। इसमें नॉर्मली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं, यहाँ पे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें फैराडे रूल सब कुछ चलता है, किस तरीके से फ्लक्स बन रहा है, आपको ये डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसके ही अंदर हम बोल सकते हैं कि इंडक्शन है, सारी चीज़ें हम इसको यहाँ पे फाइंड करेंगे। एनर्जी ज़्यादा करके पूछने को यहाँ पे देखा जाता है। अल्टरनेटिंग करंट में सबसे ज़्यादा LCR सर्किट वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी सर्किट्स पढ़िए बट ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ही ज़्यादा पूछा गया है। ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है और इसको टाइम देना पड़ेगा आपको समझने में, ज़्यादा टफ नहीं है बट टाइम टेकिंग है। फिर देखते हैं EM वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है। आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सारी चीज़ें सीरीज में देखना पड़ेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा माइक्रोवेव है, क्या है। जितने भी वेव अगर सीक्वेंस में दिए गए तो आपको सीक्वेंस में ही याद रहना चाहिए, या तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में याद कर लीजिए या तो वेवलेंथ के टर्म में याद कर लीजिए, बट आपको सीक्वेंस आना चाहिए। इनके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से थ्योरेटिकल ही बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो यहाँ से जरूर है कि थ्योरेटिकल बनेंगे क्वेश्चन और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा, तो आपको सीधा एनर्जी निकालने के लिए दे दिया जाएगा, बहुत ईजी है वो। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो रे ऑप्टिक्स से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इनके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से चाहे टेलीस्कोप हो गया चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इन दोनों में से सिंपल माइक्रोस्कोप से बहुत कम चांसेस है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से ज़रूर एक क्वेश्चन बनेगा, तो इसको ज़रूर करिएगा। अगर हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की, हाइगन्स प्रिंसिपल हो गए, यहाँ पे डबल स्लिट जो है यंग्स मॉडुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको करिएगा क्योंकि हमेशा पूछा जाता है डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आइंस्टाइन की जो थ्योरी दी गई है उसको पढ़िए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़िए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से फाइंड करना है एनर्जी, क्या है वर्क फंक्शन, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी का, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये सारे ग्राफ्स को आप यहाँ पे देखिएगा। एटम की बात करें, एटम में आपको रेडियाई, वेलोसिटी, एक रिलेशनशिप जो भी दिया गया है उसको आप देखेंगे। न्यूक्लियाई चैप्टर में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरीके से देखना पड़ेगा, फिजन क्या है, फ्यूजन क्या है, किस तरीके से न्यूक्लियाई टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्या है। बाइंडिंग एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी, यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है कभी कभी, बहुत छोटा क्वेश्चन रहता है, बस आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको फार्मूला याद है E=mc², तो याद रखिएगा कि एनर्जी किस में पूछा है, किस टर्म में पूछा है, यूनिट इसको याद रखिएगा। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली लॉजिक गेट से हर बार एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। 1 से 2 भी हो सकते हैं लॉजिक गेट से, बट हाँ एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। यहाँ पे आप बात करें तो सेमीकंडक्टर में आपको ये देखने को मिलेगा कि कौन सा सेमीकंडक्टर है, इम्प्योरिटी किस में डाली गई है, कौन से प्योर हैं, ठीक है, कैसा उनका बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे देखते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का वेटेज 25% है, कहाँ, नीट में, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में 4 ही चैप्टर हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। अब ये चैप्टर्स बहुत कम हो चुके हैं, डिलीटेड पोर्शन से हट चुके हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास बस 4 चैप्टर बचे हुए हैं इनऑर्गेनिक के। तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिसिटी और जो भी ट्रेंड दिया गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, यस पी जो भी है ब्लॉक्स आप अच्छे से उसको पढ़िए। जो भी जनरल कैरेक्टर ही पूछा जा रहा है यहाँ पे, प्रिपरेशन तो अब खत्म कर दिया गया है, बट जनरल कैरेक्टर से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप 4 क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। डीएनए ब्लॉक की बात करते हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो चुका है क्योंकि बहुत सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर कट चुके हैं, तो डीएनए ब्लॉक से अब 3 से 4 क्वेश्चन आने लगे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो भी थ्योरीज दी गई हैं आप उसको करिएगा, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सबसे वेटेज, अगर इसमें आपको सबसे टफ भी लगेगा और सबसे हाईली वेटेज होगा तो 3 से 4 नहीं, इसके लिए आप तैयार रहिए 5 क्वेश्चन के लिए। 5 क्वेश्चन के तैयार रहेंगे तो 4 क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक जो बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनमें आप जीओसी वगैरह पढ़ते हैं नॉर्मली, वहाँ पे आपको 1 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन तो कंफर्म मिल जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो आपसे 3 से 4 क्वेश्चन, अगर सबसे ज़्यादा जितना भी बोल सकते हैं कि हैलोजन वाला जो चैप्टर है, हेलो अल्केन हेलो एल्कीन, उसमें अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपने इन चैप्टर को पढ़ा और हाइड्रोकार्बन को नहीं पढ़ा तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे पहला अगर बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लेकिन इसके वेटेज भी बहुत ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा चैप्टर है। हर एक चीज़ सारी प्रिपरेशन आपको देखनी पड़ेंगे, सारे रिएजेंट, नेम ऑफ रिएक्शन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जब भी आप कोई भी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उठा के पढ़ रहे हैं तो आप नेम ऑफ रिएक्शन को सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए कि किसने ये रिएक्शन बनाया है। इसके लिए आपको अलग से एक कॉपी बना लीजिए, वहाँ पे नेम ऑफ रिएक्शन डालिए कि कौन से चैप्टर का है, क्या प्रिपरेशन हो रही है, कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल किया गया है, पहले आप उसको प्रिपेयर करिए। फिर जो भी प्रिपरेशन और चीज़ों के लिए दी गई है, किस तरीके से एल्केन बन रहा है, अल्काइन बन रहा है, तो आप उनकी प्रिपरेशन को भी प्रैक्टिस करिए। तो ये आप 3 से 4 क्वेश्चन के तैयार रहिए। फिर देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, मतलब हेलो अल्केन हेलोरिन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को सीधा मिल जाते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करते हैं तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। अल्कोहल से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, फिनॉल से भी, ईथर से 1 क्वेश्चन आता है। तो आपको अच्छे से देखना है, यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, कौन रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा, कौन नहीं कर रहा, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका एसिडिक है। तो यहाँ पे जो भी एनसीईआरटी में हर एक लाइन दिया गया है, जिसके बारे में दिया गया आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में नेम ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि जितने भी नेम ऑफ रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन में, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि नेम ऑफ रिएक्शन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नेम ऑफ रिएक्शन और इसकी प्रिपरेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस तरीके से इसका क्या बोल सकते हैं कि कैसा इसका नेचर है, एसिडिक है कि कैसा है, इसका नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा। फिर देखते हैं अमाइन चैप्टर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ये चैप्टर बड़ा भी है, इसमें नेम ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन है। तो अगर आप इसको नॉर्मल भी पढ़ेंगे तो आप 2 क्वेश्चन के लिए तैयारी कर सकते हैं। बायोमोलिक्यूल जो है बहुत ईजी चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन इसको करना है, ये नहीं सोचना कि बायोमोलिक्यूल बहुत ईजी, नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारे कैरेक्टर है, बहुत सारे रिएजेंट दिए गए हैं, तो आप उसको डीपली पढ़ेंगे तब जाके आप क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर देखेंगे प्रिंसिपल रिलेटेड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से 1 से 2 ही सवाल आ सकते हैं, सब में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सब में प्रैक्टिकल वाली चीज़ें ऐड हुई हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन सब में आएंगे। अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी में तो वहाँ पे न्यू फैमिलीज ऐड हुई हैं, कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो आप उसको भी करेंगे क्योंकि वहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप मोल कॉन्सेप्ट करेंगे, 2 से 3 सवाल मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, जो बोल सकते हैं प्योरिटी निकालना रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लास्ट में दिया गया है कि जो भी रिएजेंट्स हैं, किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट है जो काम कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मोल फाइंड करना है, नॉर्मली पूछ देगा नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। इस बार तो क्वेश्चन आए थे नीट के एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज कि कौन सा इनमें से सही है, तो आपको हर एक चीज़, हर एक बोल सकते हैं हर एक पॉइंट से सारा सॉल्व करके देखना था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आप फिजिक्स का जो चैप्टर एटम है उसको पढ़ लिया है, तो मतलब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत डेप्थ में पढ़ लेना है यहीं पे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से, ये तो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, फिजिकल का नहीं है, सॉरी, इनऑर्गेनिक का पार्ट है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो भी शेप दिए गए हैं, डाइपोल मूवमेंट किस तरीके का है, क्या ट्रेंड है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन, बस याद रखिएगा कि जो चीज़ें हम लोग फिजिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं वर्क डन बाई सिस्टम, वो चीज़ हम लोग उल्टा कर देते हैं केमिस्ट्री में, वर्क डन को लेना नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अपोजिट हो जाता है। साइन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेला है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम से
ली चार्टी प्रिंसिपल ही आ सकता है, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी, सब बहुत ज़्यादा जो टॉपिक्स है उसको देखेंगे। जो प्रिसिपिटेशन बनता है वो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन से जो है दो क्वेश्चन ही आते हैं या एक क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 नहीं आते, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया गया, उसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना होगा, या फिर किसी भी रिएक्शन को उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं नॉर्मली। सॉल्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। मोलैलिटी ये सब आपको आना चाहिए जो आगे के दिए गए स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकल भी पढ़ना है आपको, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके पढ़ना है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। फैराडे के जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेगा, ठीक है। आगे और भी जो दिए गए हैं इंडेक्स से ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया आगे कंडक्टेंस हो गया, रजिस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें जो फॉर्मूले में दी गई हैं, नॉर्मलिटी या मोलैलिटी जो भी दिया गया है वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स सबसे छोटा चैप्टर है, इसका जो वेटेज है 2 से 3 है। यहाँ पे 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करने, फॉर्मूला आपको उनका हाफ लाइफ टाइम T½ निकालना आना चाहिए, ठीक है, कितने टाइम में इनका क्या हो रहा है, ठीक। इसके बाद इनमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0 ऑर्डर में किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं रिएक्टेंट की, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को तो छोड़ना ही नहीं है। आगे देखते हैं, समरी देखते हैं क्या आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। अब यूनिट वाइज भी तो होता है ना, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं फिजिक्स क्लास 11 की, मैकेनिक्स से आपने जो भी पढ़ा है मैकेनिकल चैप्टर, जैसे कि 1D हो गया, 2D हो गया, NLM हो गया, वर्क और एनर्जी हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, ये सारी क्या है मैकेनिक्स के पार्ट हैं। तो आपको वहाँ पे 13 to 15 क्वेश्चन, उन इतना सारे चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पूरा मिला के 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा नीट के एग्जाम में। हीट वाली यूनिट में कौन होगा, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है, KGT हो गया, मीन्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया। इसके अलावा जो भी थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर था, आप यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। SHM वेब से आपको 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट क्लास 12th में वो चैप्टर हो गया, जितने भी मैग्नेटिक वाले पार्ट है पूरा, मतलब कि हम बोल सकते हैं पार्ट 1 पूरा, जो पार्ट 1 है किसका, क्लास 12 का पूरा, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो 17 to 19 क्वेश्चन कर लेंगे। ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो दोनों ही चैप्टर, चाहे रे ऑप्टिक्स हो या फिर वेव ऑप्टिक्स हो, आपको 4 से 5 सवाल देखने को कंफर्म मिलेंगे, 5 सवाल। मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, जिसमें डुअल नेचर ऑफ मैटर हो गया, एटम न्यूक्लियाई हो गया, सेमीकंडक्टर, अगर आपने इन चारों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा तो आपको 9 से 10 क्वेश्चन देखने को नीट के एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आप अगर एक बार चैप्टर पढ़ लिए, वेटेज देख लिए, तो फिर से जब भी आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन तो एक चैप्टर तो करेंगे नहीं, जब भी करेंगे स्टार्टिंग में एक चैप्टर कर सकते हैं, लास्ट में तो आप एक बार में 2-2, 3-3 चैप्टर, 4-4, 5-5, जितनी आपकी इफिशियंसी है, कैपेसिटी, आप उतना ही करेंगे। लेकिन जब भी आप करेंगे तो आप एक बना लीजिएगा कि अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़िए, उसके साथ आप ये पढ़िए थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ताकि आप एक यूनिट खत्म कर सके। अगर आप मान लीजिए डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं तो एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर एक साथ खत्म करिए, ताकि आपका 9 से 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाए। इस तरीके से आप लास्ट में रिवीजन करेंगे। अब बात करते हैं स्टडी रिसोर्सेज की, आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहली चीज़ तो आप सब तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको NCERT रेलिवेंट है, NCERT पे ही फोकस्ड करना है। जैसे कि एग्जाम, अगर हम बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो NCERT में ना एग्जाम्पल दिए गए हैं, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल फिजिक्स में दिया गया, एक्सरसाइज के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना है। कई बार देखते हैं कि नीट के एग्जाम में सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं बैक के एक्सरसाइज से, या फिर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनमें से आ जाते हैं। तो आपको NCERT जो है फिजिक्स के NCERT, उसके जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा वहाँ पर ज़रूर 1-2 एग्जाम्पल दिया रहता है, उसको सॉल्व करिए और बैक एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करिए। इसके बाद NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, सबके लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में यही करना है कि आपको एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, चाहे इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक, जो भी दिया गया है एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करिए, फिर बैक एक्सरसाइज करिए। सबसे पहले एग्जाम्पल को प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। फिर आपको NCERT एग्जाम्पलर चाहे तीनों सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों ही सब्जेक्ट के लिए, चाहे जो भी चैप्टर पढ़ना हो सबका आपको NCERT एग्जाम्पलर एक बार देखना, चाहे 5 क्वेश्चन हो, चाहे 2 क्वेश्चन हो, चाहे 10 क्वेश्चन हो, आपको करना ही करना है। नीट की PYQ जितना आ चुका है उसको कंप्लीट करिए। फिर नीट की PYQ के बाद आप JEE की PYQ 1-2 साल के कर लीजिए, जो ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया, ज़्यादा टफ नहीं, बस मीडियम वाला जो क्वेश्चन है उसको कर लीजिए। एटलीस्ट आपको आइडिया लगे कि आपको कितना अभी कॉन्सेप्ट को और बिल्ड करना है। अगर एग्जाम में थोड़ा सा हाई लेवल का बना दिया तो आप उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि एग्जाम
कई पैटर्न को तो हमें पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि एग्जामिनर कितना दूर तक सोच के कितना डिफिकल्टी लेवल हमारे लिए बना सकता है। तो आप जेई के PYQ क्लिक करिए, क्योंकि आपको कम से कम जो भी आपने चैप्टर पढ़ रखे आपको पता चले कि हाँ किस टाइप के और भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। इन सब के बाद पहले आप इनको करना है, आपको जो भी नोट्स है उसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन जो भी वो कराए जा रहे हैं उनको ज़रूर करिएगा आपके टीचर के नोट्स से। उसके अलावा NCERT के एग्जाम्पल एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, इसको करिए, एग्जाम्पलर करिए, फिर नीट की PYQ करिए, तब जाके आपका चैप्टर बोल सकते हैं 95% चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा इतना करने के बाद 95%। क्योंकि जब भी आप रिवीजन करेंगे कुछ ना कुछ आपको नया चीज़ मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको मिस्टेक आपको देखने को मिलेंगी, तो आप उसको भी इम्प्रूव करेंगे तब जाके 100% होगा। तो पहले आपके अपने टीचर का जो भी नोट्स है, जो भी क्वेश्चन है वो सब जरूर करिए, फिर NCERT पे आइए और ये सारी चीज़ें, ये नीट PYQ तक आप इतना करिए, तब जाके आपके 95% क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और 5% जब रिवीजन करेंगे, जब आपको अपनी गलती देखेंगे उसको इंप्रूव करेंगे तो उसमें कंप्लीट हो जाएंगे 100%। जेई की PYQ एकदम लास्ट में करने हैं, जब आपके पास टाइम हो या जब भी टाइम हो तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे आपने NCERT तो पढ़ लिया या फिर आपने कोई भी मॉड्यूल लगा लिए, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन करने का मतलब है कि कोई चैप्टर है इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 4 ऑप्शन दे दिए, इनकरेक्ट बताइए कितने स्टेटमेंट इनमें से सही हैं, 2 सही है कि 3 है कि 4 है, ये हो सकते हैं। SSN रीजन आ रहा है इस समय, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब में आ रहा है। ये नहीं बोला जा सकता कि सिर्फ बायोलॉजी में आ रहा है, नहीं, केमिस्ट्री के लिए भी तैयार रहिए, फिजिक्स के लिए भी थ्योरेटिकल पढ़ के जाइए। मैच द फॉलोइंग में भी आ रहा है, फिजिक्स में भी आ रहा है, यूनिट्स डिफरेंट यूनिट्स दे दिए, कुछ भी दे सकता है, मैच द फॉलोइंग उनमें भी आ रहा है। तो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, चाहे बायोलॉजी हो, सब में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करिए। ट्रू फॉल्स के फॉर्म में दे सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, फॉल्स, इनमें से बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है, गलत है, इस टाइप के 1 वर्ड के क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अब पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं तो वो हमारे लिए टफ बन जाते हैं, क्योंकि हम तो ये सोच के जाते हैं जो हमने पढ़ा है डायरेक्टली वही क्वेश्चन आ जाएगा, 1 वर्ड का ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपको कई चैप्टर से, 2-3 चैप्टर से अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट दे दी है और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है बताइए। तो आपको डिफिकल्ट वो लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि आपने तो ये फोकस करके रखा है कि एक चैप्टर से नॉर्मली ऐसे पूछेगा, नहीं, जब 2-3 चैप्टर से मिलाकर आपके सामने स्टेटमेंट रखे जाएंगे डिफरेंट टाइप के, तब आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको पूरी किताब पढ़नी ही पड़ेगी, हर चैप्टर को अच्छे से डेप्थ तक पढ़ना ही पड़ेगा NCERT से। असेशन रीजन तभी आप कर पाएंगे जब आप पूरी तरीके से स्टेटमेंट को समझेंगे, रीजन को समझेंगे, तब जाके आपका करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ बोल सकते हैं हो जाएगा असेशन रीजन, क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब जाके आपका आंसर सही होगा जब आपको ये सारी चीज़ें आएंगे। मैच द फॉलोइंग, ट्रू द फॉल्स, ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तभी कर पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से आपको पढ़ना है। कोशिश करिए सिलेबस जो है आप दिसंबर तक नहीं तो जनवरी तक ख़त्म कर लीजिए, नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न से तो आप फरवरी तक कंप्लीट कर ही लीजिए। लेकिन हाँ, साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देना है, हर 15 डेज में मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, एनालिसिस करिए कि कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहे और कौन से क्वेश्चन आपने सिली मिस्टेक से गलती कर दी है। इससे क्या होगा कि अभी तो आपके पास टाइम है तो आप पूरी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को, फिर से कॉन्सेप्ट को आप दोबारा पढ़ सकते हैं, अच्छे से टाइम दे सकते हैं। और लेकिन लास्ट में क्या होता है कि आपके पास पूरा कंप्लीट तो हो गया सिलेबस, लेकिन आपको रिविजन करना है। अगर आपने साथ साथ जब ने आप चैप्टर, मान लीजिए कोई एक चैप्टर कंप्लीट किया लेकिन वहाँ पे आपने PYQ नहीं सॉल्व किया है या फिर कोई क्वेश्चन एग्जाम्पलर नहीं लगा NCERT या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो आपने सोचा कि लास्ट में करेंगे, तो आप उस समय पैनिक हो जाएंगे। जब भी आप कोई चैप्टर खत्म करें तो उसी समय क्वेश्चन वगैरह सब कुछ लगा लीजिए, ताकि आपको जब लास्ट टाइम रिविजन कर रहे हैं सब कुछ तो देखते रहिए। लेकिन हाँ, हर 15 दिन में एक बार जो आपने चैप्टर पढ़ रखा है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, एक बार ज़रूर उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार में तो याद नहीं होगा, जब तक आप 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे। हर 15 दिन में एक अपना ज़रूर एक दिन निकालिए जिस दिन आपको पूरा जितना आपको पढ़ाया गया है या जितना आपसे हो सकता है उतने के लिए रिवीजन करने के लिए एक दिन का टाइम निकालिए। हर 15 दिन पे रिपीट करेंगे तो आप जो पीछे पढ़े हैं उसको भी नहीं भूलेंगे और जो करेंटली चल रहा है उसको तो आप देख कर ही जाते होंगे, देख कर ही पढ़ते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर आज जो पढ़ा दिया गया आप उसको दोबारा घर पे आके पढ़े नहीं, उसको भी तो आप रोज़ पढ़ रहे हैं ना। लेकिन पुरानी चीज़ें जो आपने 1-2 महीने पढ़ रखा है या फिर कुछ दिन 10 दिन पहले पढ़ रखा है, याद नहीं है, तो उसको भी आप देखते चलेंगे। तो क्या होगा, लास्ट एंड में आपको रिवीजन क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लेंगे। लास्ट के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। टाइम लगेगा बट हाँ, लास्ट तक आपके पास बहुत टाइम बच जाएगा, सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। सिलेबस कंप्लीट करना मुझे पता बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, डेली अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन कर रहे हैं हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा थोड़ा करके अपना घड़ा भर रहे हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में आप अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे, क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और लास्ट में आपको प्रैक्टिस पूरी अच्छे से हो जाएगी। अपनी गलतियों को भी आप मॉक टेस्ट से देखिए, एनालिसिस करिए, टेस्ट देख के सोइए मत, उसको देखिए कि कहाँ गलती हुई है। 1-2 घंटा एक्स्ट्रा निकालिए कि आपने किस टॉपिक को नहीं पढ़ा था या किस टॉपिक को आप पढ़ के गए थे लेकिन वहाँ आपको समझ में नहीं आया था किस तरीके से करना है। ये सारी इंप्रूवमेंट इसी टाइम से स्टार्ट कर दीजिए ताकि लास्ट तक इंप्रूवमेंट नहीं आपको रिजल्ट दिखने लगे। अभी नंबर कम आ रहे होंगे बहुत लोगों को मॉक टेस्ट में, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अभी तो स्टार्टिंग है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें लास्ट तक हो जाएंगी। पेशेंस रखिए, पढ़ाई करते रहिए और हाँ अपना पूरा 100% अपनी पढ़ाई को दीजिए। थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं बट लेकिन हाँ प्रायोरिटी में पढ़ाई रखिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आज मैं आपको स्ट्रेटजी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी टाइम है तो आप पूरा इस पर काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आगे से हम लोग फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तो प्लीज़ वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। और इसी चैनल पे मैं क्लास 11th और 12th दोनों का नीट का बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगी और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए। मैं एनिमल किंगडम तक पढ़ा चुकी हूँ, 1 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। हम उसका बस PYQ करेंगे और उस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। इसके बाद हम लोग नए यूनिट पे जाएंगे, मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैं एक सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।